यस। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। दो स्टूडेंट हैं, एक है जेम्स और एक है बॉन्ड, ठीक है ना। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने कोई एग्जाम दिए होंगे, ठीक है ना। जेम्स का स्कोर तो आता है 10 नंबर, बॉन्ड का स्कोर आता है 20, ठीक है। जेम्स के 10 नंबर है, बॉन्ड के 20 नंबर है। अब आपको ये बताना है कि कौन इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। इनमें से कौन इंटेलिजेंट है, जेम्स है या बॉन्ड है? ठीक है, ऑब्वियसली बॉन्ड है, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं, डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, हमने दो स्टूडेंट्स देखे, एक का स्कोर 10 है, एक का 20 है, तो हमारे मन में इंप्रेशन बना कि 20 वाला इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। बट नहीं, जब तक हम ये नहीं पता होगा कि टोटल स्कोर किसने में से किया है। जेम्स के थे 10 में से 10 और बॉन्ड के थे 100 में से 20, ठीक है ना। क्या अब हम ये बता सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है? क्या अब भी हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड इंटेलिजेंट है? नहीं। अब क्लियर हो गया कि जेम्स इंटेलिजेंट था। क्यों? क्योंकि इसका 10 में से 10 का स्कोर है, तो ये 100% है, और ये कितना है, 20%। इवन ये तो पास भी नहीं हुआ है, पास की कैटेगरी में भी नहीं है, और ये 100% है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि हम अब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो, अब दो तीन टर्म समझेंगे अपन, ठीक है। पहला आता है अब्सोल्यूट वैल्यू। अब्सोल्यूट वैल्यू, अब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है, जैसे इस केस में 10 नंबर और 20 नंबर, या किसी कॉलेज में 240 लड़के पास होके गए हैं, किसी में हम बोलें कि 400 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, अब्सोल्यूट वैल्यू। कोई बोले कि मैंने 100 रुपये खर्च कर दिए, एक बोलता है मैंने 200 रुपये खर्च किए हैं, तो ये वैल्यू भी अब्सोल्यूट वैल्यू होगी। क्लियर है? तो अब्सोल्यूट वैल्यू को हम कंपेयर करके एक डेफिनेट कंक्लूजन फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब्सोल्यूट वैल्यू का रोल है धीरे धीरे समझाता चलूंगा मैं आपको। तो अब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो है, जैसे जेम्स के 10 नंबर थे तो वो अब्सोल्यूट वैल्यू होगी, बॉन्ड के 20 नंबर थे तो ये अब्सोल्यूट वैल्यू होगी। तो क्या हम अब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करके एक डेफिनेट कंक्लूजन निकाल सकते थे? नहीं, हमने तो इवन रॉन्ग कंक्लूड कर लिया था, ठीक है। फिर दूसरी वैल्यू आती है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है ना। परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो 100 पे कैलकुलेट की हो, परसेंट, ठीक है ना। नाम देखो, परसेंट, पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, शत, 100 था ना, शताब्दी, सेंचुरी, ये सब यही से बना है। क्लियर है? तो 100 में से कितना है? अब हमने देखा, जेम्स से बात की कि भाई तुम्हारे कितने थे, तो जेम्स बोलता है 10 में से 10 थे, ठीक है। फिर हमने इससे पूछा कि भाई 100 में से कितने हुए, तो हमने इस 10 को 100 बनाया, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमें इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 100 हो गया। तो हमने कहा कि ये ये देखो, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट 100 में से वाला पार्ट, ये पार्ट, ये इसको हमने सिंबल दे दिया ये। तो अब हम क्या लिखेंगे, 100%, ठीक है ना, ये सिंबल दे दिया हमने। तो हमने कहा कि 100 में से 100 है, 100 पूछा कितना 100 में से, तो ये बोलता 100 में से 100। क्लियर है? यदि 10 में से 10 है तो 100 में से 100। फिर बॉन्ड की बात करते हैं, बॉन्ड से पूछा भाई तुम्हारे कितने हैं, वो बोलता है मेरे तो 100 में से 20 हैं। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हैं। हम कितना कहेंगे, 20%, ये पार्ट हट के ये सिंबल बन जाएगा 20%। यहां तक समझ में आया? अब हमें 100 की जरूरत क्यों पड़ी? हम वैसे भी तो कंपेयर कर सकते थे, दो भिन्न है हमारे पास, देखो 10/10 और 20/100, इन दोनों को हम और दूसरे तरीके से भी कंपेयर कर सकते थे। कोई भी भिन्न जिनका बेस सेम होता है, बेस मतलब डिनोमिनेटर हर यदि समान होता है, तब हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे कंपेयर करते, ये जीरो हट जाता, इधर ये जीरो हट जाता, तो अभी भी अपन कंपेयर कर सकते थे। इसके तो 10 में से 10 है, इसके 10 में से 2 है। क्लियर हुआ? तो ये बेस 10 भी बना सकते थे अपन,
बिल्कुल बना सकते थे। फिर परसेंटेज यानी 100 ही क्यों बनाया, इस पे भी अपन बात करेंगे, 100 को ही क्यों बनाया, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए हम बेस को सेम ऐसा भी बना सकते थे, अभी भी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, तीसरा आता है रेशियो वैल्यूज, ठीक है। इसको अपन रेशियो में डिस्कस करेंगे। 3 तरह की वैल्यूज हैं पूरी मैथ्स में, एब्सोल्यूट वैल्यूज, परसेंटेज वैल्यूज और रेशियो वैल्यूज। अब इन रेशियो वैल्यूज का मतलब क्या है? रेशियो वैल्यूज का मतलब है कि जब भिन्न बराबर हों, ठीक है ना, बराबर भिन्न है, तब हम उनको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो जो रेशियो बनेगा वो तो क्या बनेगा, 5:1 ये रेशियो बनेगा, ठीक है। और यदि ये बोला जाए कि इनके नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यूज का रेशियो क्या होगा, उस केस में हम 1:2 बोल सकते हैं, लेकिन वो जनरली कंसिडर ही नहीं किया जाता, ठीक है ना। केवल एब्सोल्यूट वैल्यूज का रेशियो, वो नहीं। हम क्या किस वैल्यू पे बात करेंगे, ऐसी वैल्यू जिनको हमने सेम बेस पे कंसिडर किया हुआ, ठीक है ना, तब वो रेशियो वैल्यूज कर लेंगे। तो ये रेशियो बनेगा कि इसका जेम्स और बॉन्ड का जो स्कोर है, जो परसेंटेज है, नंबर स्कोर किया इन्होंने परसेंटेज में, उनका 5 और 1 का रेशो है, ठीक है ना। और ये रेशो यहाँ से भी आ रहा था, ठीक है ना, 10 पे भी अपन कंपेयर करते, अभी भी देखो ये 1 है तो ये 5 है, 5:1 का ही रेशो है, क्लियर बाय पॉइंट। तो ये 3 तरह की हमारे पास वैल्यूज हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपको वास्तव में दिख रहा है, परसेंटेज वैल्यू जिसका बेस 100 है, और रेशियो वैल्यूज जब हम 2 या ज्यादा लोगों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो रेशियो वैल्यूज है। पॉइंट समझ में आया? चलो अब इनकी डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले देखो परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है प्रत्येक 100 में, 100 में से कितना, वो हमारा परसेंटेज है। प्रत्येक भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है। कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है ना, कोई भी भिन्न जिसका हर, जिसका बेस या जिसका डिनोमिनेटर 100 है, वो क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है, ठीक है ना, ये है। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x परसेंटेज से। और जो इसका ये भिन्न क्या कहलाएगी, ये भिन्न प्रतिशत, क्लियर है। और जो इसका न्यूमरेटर है, अंश है, ये क्या कहलाएगा, रेट परसेंटेज, ठीक है ना, रेट परसेंटेज, दर प्रतिशत या प्रतिशत दर, प्रतिशत दर, ये दर कहलाती है, ये रेट कहलाती है, क्लियर है। तो यदि हमें बोला जाए कि 30/100 है, ठीक है, तो क्या रेट है, हम कहेंगे 30%। पॉइंट समझ में आया, ये पहला पार्ट हुआ। अब परसेंटेज को हमने क्यों डेवलप किया, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने रियल लाइफ में देखा बार बार, सपोज हमें तो 2 लड़के थे, ठीक है, और 5 स्टूडेंट होते, कोई बोलता मेरा 21 है, कोई बोलता 29 है, कोई बोल रहा 39 है, कोई बोल रहा 51, ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब यदि इनके डिनोमिनेटर्स की बात की जाए, समझना इस पॉइंट को, इसके तो आ रहे हैं ये 40 में से, इसके आ रहे हैं 59 में से, इसके आ रहे हैं 68 में से, और इसके आ रहे हैं 77 में से। अब क्या आप डायरेक्ट देखते बता सकते हो कौन इंटेलिजेंट है, और कंपेयर भी कर सकते हो क्या कि कौन किससे कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, देखते बोलो, नहीं, नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, हमारे कंपैरिजन को आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, एक बेस बनाया 100 का, कि हम, मुझे नहीं पता भाई तेरे 77 में से कितना, नहीं, मुझे तो ये बता 100 में से कितना है, क्लियर है। मान लो इसको वैल्यू कोई भी आती है, इनको अपन कंपेयर करेंगे, फिर ये बता कौन है 100 में से, ठीक है। अब ये बता, तुम ये बताओ कि 100 में से कितना है तुम्हारा, और इसको भी हम ये बोलेंगे कि भाई 100 में से बताओ। अब चारों स्टूडेंट, सपोज ये चारों स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये बोलते हैं कि 100 में से कितना है, एक बोलता है 100 में से 71% है, दूसरा बोल रहा है 75 है, तीसरा बोल रहा है 69 है, और ये बोल रहा है 87% है। ये 4 वैल्यूज हैं। क्या अब हम इनको देखते बता सकते हैं कौन इंटेलिजेंट है? क्या हम इनमें एक दूसरे को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन किससे कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन है उसको इजी बनाने के लिए,
उस कंपैरिजन को आसान बनाने के लिए, देखते ही समझ आए उस लेवल पे ले जाने के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज को डेवलप किया। ठीक है ना। तो परसेंटेज का जो डेवलपमेंट है वो क्या था, एज ए टूल ऑफ कंपैरिजन, कंपेयर करने का एक टूल है। लेकिन कंपेयर करने के टूल में तो हमने देखा कि रेशियो भी है, कंपेयर करने के टूल में हमने देखा फ्रैक्शंस भी हैं। जैसे ये देखो 10/10 और 2/10, ये भी तो कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। फिर हमने बेस को 100 क्यों लिया, क्या बेस 1000 भी हो सकता है कंपैरिजन के लिए, क्या बेस 10 भी हो सकता है, बोलो सोचो। हम 100 की बात करते हैं परसेंटेज में, क्या बेस 1000 होता है, यस बिल्कुल होता है, 1000 भी बेस होता है। जो सेंसस है, ठीक है, सेंसस है जनगणना, तो वहां पे हमारा बेस क्या होता है, 1000 होता है। हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वो 1000 पे होता है। ठीक है, हम जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, जितनी भी कैलकुलेशन हम सेंसस में करते हैं वो क्या होता है, 1000 पे होता है, तो बेस 1000 होता है भाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बेस केवल 100 ही है कंपैरिजन के लिए, नहीं। दूसरा देखो, अभी आप समझ जाओगे, बेस 10 भी होता है, जो आपकी स्केल होती है, ठीक है ना, उस 10 की स्केल पे नंबरिंग होती है। ठीक है, कि 10 में से 5.1 है, 7.3 है, ये स्केल देते हैं जनरली एमबीए में, तो बीटेक इन कॉलेजेस में ये स्केल भी मिलती है, समझ रहे हो। और इवन बेस तो 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है ना, 10 लाख का भी बेस हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो ये आपने सुना होगा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 के पावर 6, ठीक है, 10 लाख। ठीक है ना, कि 10 लाख में से कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, 20 पार्ट्स हैं, वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर हुआ। तो जो बेस है वो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग डिसाइड करते चलते हैं। यहाँ जैसे मान लो आपको कहीं भी कोई पार्टिकल्स की बात करनी है, तो 10 लाख में से जब आपके पास 7 पार्टिकल हैं, तो आप इनको यदि 100 के बेस पे लेके आओगे, 100 के बेस पे लेके आओगे, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर ये 4 जीरो हटेंगे और डेसिमल लग जाएगा। ठीक है ना, डेसिमल लग जाएगा। तो ये ऐसे बोलना 0.007, 0.000 इस लेवल पे लेके जाना, तो वो सेंसलेस लगता है। क्लियर है। और यदि इसको 100 के परसेंटेज पे बात करते तो ये हजारों में परसेंटेज में चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसलिए हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन के लिए बेस बना लिए। अब परसेंटेज को 100 को बेस क्यों बनाया वो भी समझ लेते हैं। चलो, 100 को बेस इसलिए बनाया कि हमारी जो रियल लाइफ है उसमें जो ज्यादातर वैल्यूज जिनको हम एनकाउंटर करते हैं वो जनरली 2 डिजिट या 3 डिजिट वैल्यूज होती हैं। ठीक है ना, 2 डिजिट या 3 डिजिट वैल्यूज होती हैं। इसलिए हमने 100 पे बात करनी शुरू कर दी। यदि हम 10 को बेस बनाते, इस केस में यहाँ पे स्कोर की बात करें अपन, तो वो छोटा हो जाता बेस। ठीक है ना, कैसे, जैसे 10 में से 10 है, ठीक है, ये तो चलो 10 में से हो गया। बाकी यदि अपन बोले 100 में से एक स्टूडेंट के 87 है और दूसरे के 93 हैं, तो इनको यदि अपन 10 की बेस पे बात करते तो हम इसको क्या बोलते, 8.7%। 7 10 की बात करते तो परसेंट तो नहीं आएगा, कोई और वर्ड काम में लेते थे, और 9.3 होता। क्लियर है। तो ये अननेसेसरली छोटी वैल्यू हो गई है। और 1000 ले लेते, ठीक है ना, इसको यदि अपन 100 में से 87 है तो इसको 1000 के बेस पे कन्वर्ट करते तो 870 बोला जाता, और ये 930 बोलता, क्योंकि बेस 1000 हुआ है तो ये वैल्यू बन जाती। समझ रहे हो। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यूज बन गई 870, 930। इसलिए हमने क्या किया, जो हमारी रियल लाइफ की वैल्यूज हैं, ज्यादातर जो हम कंपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बेस से 100 ले लिया। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब आगे समझते हैं अपन कि इस 100 की वैल्यूज को हम कैसे कंपेयर करेंगे। एक चीज, परसेंटेज क्या है 100 में से, 100 में से कितना। दूसरा, परसेंटेज क्यों डेवलप किया गया, एज ए टूल ऑफ कंपैरिजन। ठीक है ना। अब ये आगे दो पार्ट और देखते हैं अपन। देखो, किसी भी भिन्न को उसके समान प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। इस पॉइंट को समझते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो आपके पास है 20/40। ठीक है,
अब ये आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। मैं समझाता चलता हूँ, क्योंकि कई बार क्या है, बहुत से बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 100 से गुणा करूं या भाग दूं। समझ रहे हो ना। तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं यार, यहाँ पे यदि आप कंफ्यूज होते हो, वो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि रटने की कोशिश करते हैं। हर कोई बोलता है कि 100 से गुणा कर देना, फिर बोलता है भाग दे देना, तो माइंड उस लेवल पे क्लियर कर ही नहीं पाता कॉन्सेप्ट को। अब समझते हैं। हमने क्या देखा कि कोई भी भिन्न, ये भिन्न है, ठीक है, कोई भी भिन्न जिसका बेस, जिसका डिनोमिनेटर या जिसका हर 100 होता है, उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। तो इसको हम प्रतिशत में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको हमने क्या किया, 2.5 से गुणा कर दिया है, ठीक है। 40 को 2.5 से गुणा कर दिया तो 100 बन गया। इधर इसको भी 2.5 से गुणा कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा। तो अब हम ये कहेंगे कि 20/40 इस ये बराबर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्रिएट कर दिया हमने। इस पे अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 40, ये बेस की बात करें तो ये 20 और ये 50। तो हम ये कहेंगे 20/40 हो चाहे 50/100, दोनों बराबर हैं। लेकिन यदि इस भिन्न की बात करें तो इसका तो बेस 100 है, और यदि ये बेस 100 है तो ये जो अंश है ये दर प्रतिशत कहलाता है। तब हम ये कहेंगे 20/40 50% है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसको हमने क्या किया, इजी वे में लाने के लिए, ये हमें x की वैल्यू चाहिए थी। चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखो 20/40 बराबर हमें क्या चाहिए था, x/100। ये x की वैल्यू चाहिए थी। अब क्या होता है कि आप हर बार इसको ऐसे ले जाना, ऐसे ले जाना, ये करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो हमने क्या किया, इस x को फाइंड करना है, x बराबर इस 100 को इधर लेके आते हैं, तो 20/40 गुणा 100। क्लियर है। तो ये जो रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट, इसको हमने एक स्टेटमेंट बना के दे दिया बच्चे को। वो एक स्टेटमेंट दिखता है और वो उसको रटने की कोशिश करता रहता है। समझ रहे हो। आगे यहाँ अभी आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो अंडरस्टैंडिंग में या जो आपकी स्पीड या थॉट प्रोसेस में जो इनकी इंपॉर्टेंस है, वो बहुत वास्ट है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखो। तो हमने क्या बोल दिया कि यदि किसी भी भिन्न को 20/40 वाली है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, हमें x% मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में है। ये कैसे बना, ये यहां से बना था। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है, तो उसको प्रतिशत में 100 का भाग दे देते हैं। इसको भी समझ लेते हैं, चलो। देखो क्या बोलता है, सपोज ये बोलता है 25%, ठीक है ना। इस 25% को भिन्न में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से भाग देते हैं। इसको भी समझ लेते हैं। ये हमने देखा कि ये जो सिंबल था, इस सिंबल का मतलब क्या था कि डिवाइड बाई 100। तो हम इस 25% को वास्तव में क्या लिखते हैं, ऐसे इसी चीज को तो हमने 25% लिखा था, तो ये भाग देना हो गया। अब ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा 1/4। क्लियर है। तो जब हम ये बोलते हैं कि प्रतिशत हमारे पास गिवन है, परसेंटेज, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं भिन्न में, तो वो 100 से डिवाइड करते हैं, वो इसलिए करते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे 21 से ही 7/8%, ठीक है ना। इसको भिन्न में कन्वर्ट करके बताओ फटाफट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो पहले एक बार आप ट्राई कर लो कि आपको क्या टाइम लगता है और आप कैसे सोल्व कर रहे हो। चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है। इस इस प्रतिशत का मतलब क्या है, ठीक है ना। इस प्रतिशत को हटा रहा हूं मैं, देखना। जब ये प्रतिशत हटेगा, ठीक है, तो इसमें 100 का भाग चला जाता है। यही होता है, प्रतिशत हटाने का मतलब 100 का भाग दिया। इसमें इस पार्ट में हमने 100 का भाग दिया। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 21 8 168 और 7 175, 175/8 एंड 100, ठीक है। और ये जो 8 है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये बनेगा 175/800, ठीक है। और ये और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि इसमें 25 का भाग जा रहा है। 25 7 175, ठीक है। और 800 के लिए किससे गुणा करें, 25 गुणा 8 200 होता है, ठीक है। और ये 200 का 4 गुना है, तो 8 का भी 4 गुना हो जाएगा 32, 7/32। तो हम क्या लिखेंगे, 21
ये जो वैल्यू है परसेंटेज 21/7/8, ये परसेंटेज फ्रैक्शन में भिन्न में 7/32 के बराबर है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आपके पास कोई भी जो कंफ्यूजन या वो चीजें रहनी नहीं चाहिए। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो आप उसको मार्क कर लोगे, ठीक है ना, मार्क करके रखोगे हमेशा कि मेरा ये कंफ्यूजन है, ठीक है। और जब जिस वीडियो में आपको ये कंफ्यूजन नजर आता है कहीं भी, आप उसके नीचे जो कमेंट वो वाला पार्ट है, उस कमेंट में आप वो मैसेज डाल दोगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं वो आपके सारे मैसेज पढ़ता रहूँगा और नेक्स्ट जो भी वीडियोज आएंगी उनमें उनको रिप्लाई करता चलूँगा। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत छोटे छोटे डाउट्स होने चाहिए आपके, ठीक है। और एक चीज़ और करोगे आप, जो डाउट्स हैं अपने, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वाले डाउट की बात नहीं कर रहा मैं, जो कॉन्सेप्ट की ऐसा क्यों होता है, ठीक है, उन डाउट्स को एक रजिस्टर बनाओगे और उसमें लिखोगे, ठीक है। और बार बार जब आप उस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट पे जाते हो तब आप उन डाउट्स पे भी जाओगे और खुद को सोचने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों हुआ। कौन समझ में आया। अब जैसे परसेंटेज की बात थी, तो परसेंटेज में आपके दिमाग में आना चाहिए था कि बेस 100 क्यों माना, ठीक है ना। फिर आप उसको खुद एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। धीरे धीरे आपको रिप्लाई मिलने लग जाएंगे। और ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये जो मैं आपको डेवलप करना चाहता हूँ, ये पार्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। कब? जब हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। यस, अब ये कुछ पार्ट अपन पहले देख चुके हैं, अब इनको सोल्व कर देते हैं फटाफट। 14.28%, 1/7, 560 का 1/7 80, ये आंसर, ठीक है ना। 720 का 37.5, 37.5 3/8, ठीक है। 3/8 को गुना करना है तो 90 गुना 3 270, ठीक है। 7/8 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है, फ्रैक्शन है, क्या कर दें, ठीक है, समझना है इसको। 7/8 को प्रतिशत में बदलना है, ये करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, अब आप रिलेट कर पाओगे चीजें, ठीक है ना। 7/8 और ये 100 है, ठीक है। तो जो हमने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज देखी थी, उनकी एक अलग एप्लीकेशन अपने यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। परसेंटेज जनरेट करने में उनका बहुत बड़ा रोल आएगा। यहाँ देखो 8 है, इसको हम 100 बनाना चाहते हैं तो किससे गुणा कर दें। 8 को यदि 100 बनाया जाए तो हमने देखा था कि 100/8, ठीक है ना, ये तो थी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू। 100/8 की वैल्यू कितनी थी? 12.5 थी। ये हमने समझ लिया। इसका मतलब इस 8 को यदि हम 12.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 बन जाता है। तो इस फ्रैक्शन को बराबर बनाए रखने के लिए, बराबर का सिंबल है, इस भिन्न को एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में तैयार करने के लिए हमें 7 को भी 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 12 7 84 और 7 का आधा 3.5, 84 और 3.5 87.5, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 7/8 को प्रतिशत दर में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत दर में कन्वर्ट करना है 87.5%, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये तो वैसे बहुत कॉमन है, हम याद ही कर चुके हैं। फिर भी यदि आपको सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे उसको सोल्व कर दोगे। अब जैसे इसकी बात करें अपन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में बताना है 29 और ये 6, इनका परसेंटेज रेसिप्रोकल, ये प्रतिशत बताओ। तो हमने देख लिया ये वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू 3.44। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लेने के लिए 3.4 ले लें, क्लियर है। और इस 3.4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये जो पार्ट है ना अभी ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये इसलिए शुरू कर दिया है अभी से, अपन इसको तो वैसे भी डायरेक्ट ही कर रहे थे। कितना बनेगा, 18 प्लस 0.4 को 6 से 24, 2.4, तो कितना हो जाएगा 20.4%। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इससे थोड़ा सा ज्यादा मान लो आप, ठीक है ना। बट ये आपका आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हाँ, अब इस चीज को भी समझोगे कि मैं अब ये फ्रैक्शंस ऐसे क्यों लेने लग गया, समझना इस पॉइंट को। ये जो भिन्न थी, मैं इनको इस फॉर्मेट में क्यों अरेंज करने लग गया हूँ, ये नोटिस किया आपने।
क्यों? क्योंकि पूरी जो अरिथमेटिक है, कंप्लीट अरिथमेटिक और एलजेब्रा और ज्योमेट्री में भी कई जगह कैलकुलेशन में, ठीक है ना, हम ये फॉर्मेट तैयार करेंगे। इस फॉर्मेट को क्या नाम दिया है? आर्यन रेशियो, ठीक है ना, आर्यन रेशियो। इस पे मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। बाकी मैंने एक ज्योमेट्री के एक वीडियो में इसका बेसिक आर्यन रेशियो के बेसिक पे बात की है, और उसका वो भी देता हूँ आपको, कैलकुलेशंस जो दीवाना बना दे। ये आपके थंबनेल पे है। ज्योमेट्री मुझे पार्ट तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस पे लिखा हुआ है कैलकुलेशंस जो दीवाना बना दे। सच में आपको यदि वो पार्ट आप उस लेवल पे समझ पाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो देखो दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि हमने बचपन से जो चीज़ें सीखी हैं उनमें यदि मॉडिफाई होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है कि आपने आज तक जो सीखा है उस लर्निंग या उस एजुकेशन के दम पे आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। समझ रहे हो क्यों? क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना, और हम उन लोगों में से हैं जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बनता है आर्यन रेशियो। आर्यन रेशियो किसको बोलूंगा मैं हमेशा? ठीक है, ये जो फॉर्मेट बनाएंगे इस फॉर्मेट को मैं आर्यन रेशियो नाम दूंगा, ठीक है। पूरा प्रॉफिट लॉस हो, चाहे SICI हो, चाहे TSD हो, हम इस आर्यन रेशियो पे लेके जाएंगे चीज़ें। कौन समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे चलें। अब ये धीरे धीरे मैंने शुरुआत कर दी है। तो जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करते हैं, ठीक है ना, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करते हैं तो यहाँ जो भी वैल्यू है, सपोज ये मान लो आपकी, एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2/10 है, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि हर बार सो ही तैयार करना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब है कि इसके बराबर हो। तो यदि ये 20 हो गया है, इसका मतलब हमने इसको जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो न्यूमरेटर है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम ये कहेंगे कि हमने जितना प्रतिशत, ठीक है ना, जितना परसेंटेज इस डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया है, उतना ही परसेंटेज हम न्यूमरेटर में इंक्रीज करेंगे। देखो यहाँ से 10 था और ये 10 + 10 यानी जो इंक्रीज है वो कितना हुआ? 10 का इंक्रीज है। इस 10 के इंक्रीज को हम परसेंटेज में बोलें तो 10 इस इनिशियल वैल्यू पे होगा, 10 को हमने 10 बढ़ा दिया, ये हुआ ना, तो हमने 100% इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ भी हमें 100% इंक्रीज करना होगा, 100%। तो 2 का 100% 2, तो 2 से इसको बढ़ाना होगा, ये 2 + 2 हो जाएगा। ये एक दूसरा वर्जन है, ठीक है ना। तो इसको अपन पूरा डिटेल में समझेंगे। यहाँ मैं जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें रिलेट करवाता चलूँगा, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। अब आता है परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है ना, प्रतिशत वृद्धि। इसको हम दो एस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। पहला एस्पेक्ट तो है प्रतिशत वृद्धि है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। तो जो प्रतिशत वृद्धि है वो वास्तव में इंक्रीज है, ठीक है ना। कितना? जैसे मान लो आपके पास 20 था और आपने 4 का इंक्रीज कर दिया, तो अब ये वैल्यू होगी 24, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ? तो इस परसेंटेज इंक्रीज के लिए हमेशा जो बेस है वो ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, ठीक है ना, प्रारंभिक मान होते हैं। और ये क्या है, फाइनल वैल्यू, अंतिम मान। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज की बात आती है, परसेंटेज इंक्रीज की बात आती है, तो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, कि हम ये कहेंगे जो इंक्रीज है वो इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, इनटू 100। 100 क्यों? क्योंकि तो भिन्न है, ठीक है ना। देखो ये इसको मैं हटा रहा हूँ। यदि हम क्या बनाएंगे, हम क्या कहेंगे कि इंक्रीज हुआ है 4 का, इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान क्या है 20, तो 20 पर 4 का इंक्रीज हुआ है। अब इसको प्रतिशत की बात करनी है तो क्या करें, 100 से गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 20% हो गया आपका, तो ये 20%, ठीक है ना, 20%।
ये इंक्रीज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करेंगे। कई बार क्या होगा, वो आपको ये बोलेगा कि फाइनल वैल्यू पे कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो हम फाइनल वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू पे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा कि 4 का इंक्रीज है कितने पर, 24 पर, तो 100 पे कितना होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी 1/6, और 1/6 के लिए हमने देखा था 16.66%, ठीक है। तो जो 20% का इंक्रीज था इनिशियल वैल्यू पे, वो फाइनल वैल्यू पे 16.66 का इंक्रीज है, यानी उधर कम हो गया। और इन रिलेशन को, ठीक है ना, इनिशियल वैल्यू पे और फाइनल वैल्यू पे जो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज है, इन रिलेशन को अपन कहाँ पे डिस्कस करते हैं, इनको मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, CPR के नाम से वीडियो, 4 वीडियो हैं ये, ठीक है ना। और ये मैं यहाँ भी इनको अपने ऐप पे भी दे दूंगा आपको, ठीक है ना। 4 वीडियोज हैं, जिनमें सबसे पहले आपको कौन सा देखना है वो, चलो मैं वो लिंक लिस्ट में दे दूंगा। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है CPR का वो, फिर परसेंटेज में CPR, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में CPR, और फिर TSD में CPR। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, ठीक है, वो मैं आपको ही दूंगा, वो आएगा टाइम एंड वर्क में, ठीक है। जब अपन टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तब मैं वहाँ भी CPR की एप्लीकेशन बताऊंगा। और इनमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस ले लिए जो इस कॉन्सेप्ट पे थे, ठीक है। एक दूसरा, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में चलेंगे, छोटे छोटे इन कॉन्सेप्ट में चलेंगे, जैसे डिस्काउंट में भी आ जाएगा या परसेंटेज में कोई और नया तरह का क्वेश्चन आएगा, वो अपन यहाँ समझते चलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये CPR की 4 वीडियोज भी मैं दे दूंगा इनके साथ ही। ये रिलेशन समझ में आया। और ये जो CPR है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इनको अप्लाई करूंगा आगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम जो इंक्रीज है इसको थोड़ा सा और डिफरेंट वे में भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि इंक्रीज का मतलब है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनटू 100, ये है, ठीक है। कि जो आपके प्रारंभिक मान है वो इन फाइनल वैल्यू से कितना कम है, वो हमारा इंक्रीज है। तो ये भी एक तरीका हुआ इसको लिखने का। अब ये तो हुआ प्रतिशत वृद्धि। अब यदि हमें बोला जाए कि किसी भी एक नंबर है आपके पास कोई, और उसको किसी गिवन परसेंटेज से इंक्रीज करना है, तब उसका मतलब क्या होगा वो समझते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है x, ठीक है, इसको ध्यान से समझोगे, और x में हम 10% का इंक्रीज करते हैं, ठीक है, 10% का इंक्रीज करते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 10% बढ़ गया है, बढ़ा है 10%, ठीक है, तो हम इसको 1.10x लिखेंगे। क्लियर है? ये कैसे लिखा वो भी चलो एक बार मैं समझा देता हूँ। x प्लस, मतलब इंक्रीज है तो बढ़ा है, प्लस कितना 10%, तो 10/100, और ये किसका बढ़ा है, प्रतिशत x का ही बढ़ा है, ठीक है ना। तो ये, अब इनको यदि बेस को सेम कर दिया जाए तो अब अपन इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसके बेस को सेम करने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें, तो इनका बेस सेम हो गया दोनों का, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, 110, 100 और 10, 110 हो गया बटे 100x। और इस 100 को यदि अपन डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 डेसिमल के बाद आ जाएगा, तो 1.10x। ये क्लियर हुआ। अब इनको अपन समझते हैं फटाफट। ये वैल्यूज मैं लिखवा रहा हूँ, आप याद रखोगे इनको, ठीक है। याद तो क्या रखना है, तो सीधे समझ में आएगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे एरर होती है वो पार्ट समझना है आप बस। यहाँ ये मैं इसीलिए इतना लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 1.30x हो जाएगा, ठीक है। और सपोज 90% x है, 90% इंक्रीज की बात हो रही है अभी ये सब, ठीक है, 90% इंक्रीज है, तो 1.90x हो जाएगा, ठीक है। हटाते हैं इनको, ये x है, और यदि ये 5% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, 5% का इंक्रीज है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1.50x, ठीक है। और x है, ये 100% का इंक्रीज है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ये पकड़ लिया था।
ठीक है, यदि आपने इस एरर को पकड़ लिया था, इसका मतलब आप कंसंट्रेट थे, और आपने इस एरर को नहीं पकड़ा है, ठीक है, इसका मतलब आप उस लेवल पे भी कंसंट्रेट नहीं हो पाए हो। ठीक है, आओ देखते हैं क्या एरर कर दी। ये 50x तो उसके लिए आता ना जब ये 50% का इंक्रीज होता, ठीक है ना, हम तो 5% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब भी हम 5% का इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1.05x। ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि बहुत माइनर माइनर सी मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम वो पहले सोच ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो ये 5% है, 7% होता तो 1.07, ठीक है ना, ये आएगा। तो 100% पे बात करते हैं अपन। 100% इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, x है उसको 100% इंक्रीज कर दिया हमने, यानी एक x और जोड़ दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है? और 200% से इंक्रीज कर दें तो 200% इंक्रीज है, ठीक है। x में 200% इंक्रीज है, तो हम क्या कहेंगे, x प्लस 200 बढ़ा दिया यानी 2x हो गया, तो ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को भी समझते हैं, ठीक है। इस 200% वाले को अपन देखते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये जो x था, ठीक है, ये बढ़ा कितना 200%, और हो कितना गया 300% हो गया। पहले x था और अब 3x हो गया, यानी 300% हो गया, ठीक है ना, 300% हो गया और बढ़ाइए। तो इन दोनों के लिए बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा जो स्टेटमेंट है, जो लैंग्वेज है, वो समझते हैं पहले। इसको दो तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्रीज्ड बाय 200%, ठीक है। ये सेम यही है, इसी चीज को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड बाय 200%, यानी 200% से बढ़ा दिया, 200% से बढ़ा दिया, ठीक है ना। और यह लिख सकते हैं इंक्रीज्ड टू 300%, 300% तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये तो क्या है, 300% तक बढ़ा दिया, और ये 200% से बढ़ा दिया, दोनों एक ही चीज है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब वो बोले कि आपको x को 10% से बढ़ा दिया, x को 10% से बढ़ा दिया, इंक्रीज बाई 10%, तो हम क्या कहेंगे 1.10x हो गए, ठीक है। और वो बोले कि इंक्रीज्ड टू 10%, ठीक है, इंक्रीज्ड टू 10%, ठीक है। तो इसका मतलब समझो, ये तो क्या था, इंक्रीज्ड बाई 10% और इंक्रीज्ड टू 10%, ठीक है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो, देखो ध्यान से समझना, 10% तक बढ़ा दिया, भाई 100% तो वो खुद था। जब x है, ये कोई भी वैल्यू, नंबर इटसेल्फ हमेशा क्या है, 100% है, ठीक है ना। 100% तो वो खुद है, और आप बोल रहे हो कि उसको 10% तक बढ़ाया है, समझ रहे हो? तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यदि इसको रिप्रेजेंट करना होता तो वो क्या बोलेगा, इंक्रीज्ड बाई 110%, इंक्रीज्ड टू 110, इंक्रीज बाई में तो सही है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इंक्रीज्ड बाई 10%, 10% से बढ़ाया। तो 100 तो पहले था, कोई भी संख्या जो नंबर इटसेल्फ है, संख्या खुद है, वो 100% कहलाती है। तो उसको 10% से बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको 10% और बढ़ा दिया, और ये हो गया 110%, 110% हो गया, या 1.10x हो गया। और अब इसको अपन बोलते हैं इंक्रीज्ड टू, कितना बढ़ा दिया भैया, अब आपने कहां तक बढ़ा दिया? तो हमने बोला कि 110% तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। पहले क्या था, पहले 100 था, अब उसको 110% तक ले गए। ये पॉइंट समझ में आया? अब यदि वो बोले, ध्यान से समझना, इंक्रीज्ड बाई 110%, इस पॉइंट को अब ये समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से यदि इस बार मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज्ड, देखो मैं यहाँ पे हिंदी वाला वर्ड काम में नहीं ले रहा, हिंदी टर्मिनोलॉजी काम में नहीं ले रहा, और आपको भी नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि हिंदी में जब वो कन्वर्ट करता है तो इनको अलग अलग तरह से बोल देता है, और वो कंफ्यूजिंग होता है,
समझ रहे हो? इस साल भी सभी पेपर्स में से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे, सारे मेंस 2017 सारे सेट्स में 3 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हिंदी में अलग दे रखा था, इंग्लिश में अलग था। हिंदी में वो आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन यदि आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को, यदि आपने केवल हिंदी पढ़ के आंसर कर दिया है और वो इंग्लिश से डिफरेंट है तो उस केस में हमेशा इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा, इंग्लिश में यदि सही है तो, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे बाई और टू की बात कर रहा हूँ। इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं देखो 100 तो पहले था, 100 तो पहले था, अब उसको 110% और बढ़ा दिया है, 110% और, तो अब कितना हो जाएगा वो 210% हो गया, ठीक है, या 2.1x हो गया। ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है ना। अब डिक्रीज की बात करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज को भी समझते हैं। डिक्रीज में सेम यही आर्गुमेंट्स रहेंगे अपने, परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, प्रतिशत कमी या प्रतिशत ह्रास। परसेंटेज डिक्रीज को भी समझते हैं। परसेंटेज डिक्रीज का मतलब यदि कोई एक वैल्यू x है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपकी डिक्रीज में बोले, सपोज वो बोलते हैं कि 10% डिक्रीज है, ठीक है, 10% कम हो गई है, तो हम क्या कहेंगे कि 100 तो ये खुद था, ठीक है ना, और 10 की कमी हो गई है, तो अब कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 90%। 90% का मतलब क्या है, 0.9x, ठीक है ना, वो 0.9x हो गया। ये पॉइंट समझ में आया। तो अब और बाकी वैल्यूज के लिए अपन चेक कर लेते हैं। x था और उसको 20% से डिक्रीज कर दिया, 20% का डिक्रीज है उसमें, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8x। यदि ये 30% का डिक्रीज है, ठीक है, तो ये 0.7x। यदि ये 90% का डिक्रीज है, 90% का डिक्रीज है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.10x। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, पहले इसी पे देखते हैं, फिर अपन बाई और टू वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। डिक्रीज बाई 100%, यानी 100% का डिक्रीज है, ठीक है ना, 100% का डिक्रीज है, डिक्रीज बाई 100%, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और यदि वो बोले कि ये 200% का डिक्रीज है, ठीक है ना, 200% का डिक्रीज है, तो अब आप इसको क्या बोलोगे। यदि किसी संख्या में 200% का डिक्रीज बोला जाए तो आप उसको कैसे समझोगे, इसको मैं यहाँ पे क्या वैल्यू लिखूं। अपना अपना आंसर सोच लो, ठीक है, बोलो। ये भी क्या कहलाएगा, 0 ही कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसको अपन प्रैक्टिकल लाइफ में बात करते हैं, यदि आप ये इसको नेगेटिव में लेके जाएगा तो उसको डिफाइन करेगा क्लियरली, ठीक है ना, कि हम नेगेटिव वैल्यू को भी देख सकते हैं। अदरवाइज यदि हम कमर्शियल मैथ की बात करें, ठीक है ना, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो आपका परसेंटेज में किसी वैल्यू की बात कर रहा हो, तो उस केस में जो 100% के बाद जितने भी डिक्रीज होंगे, चाहे 150 हो, चाहे 101% डिक्रीज हो, वो हमेशा 0 ही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। मान लो एक आदमी के पास 100 रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे, या 1000 मान लेते हैं, चलो 1000 रुपए थे। वो बोलता है कि 100% की हानि होगी, ठीक है ना, इसको 100% की हानि होगी। तो हमने क्या समझा, तो हमने ये समझा यहाँ पे 100% की हानि का मतलब है कि 100% की हानि, इसका मतलब है ये 0 हो गया, ठीक है। अब 100% की हानि होने के बाद आप इसके और क्या हानि करोगे यार, और क्या बचा इसके पास। आप बोल सकते हो इसको 200% की हानि होगी, बताओ 200% की हानि हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, ठीक है। और बहुत बार इनकम टैक्स में भी जब जो वैल्यू 0 पे आ जाती है तो उसके बाद नेगेटिव में उसको कंसिडर नहीं करते, समझ लो, नेगेटिव लॉस को बहुत बार 0 मान लिया जाता है, ठीक है। वो इनकम टैक्स एक्ट की बातें हैं, इनकम टैक्स लॉ की बातें हैं, जो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के समझोगे डिटेल में, ठीक है, उम्मीद है मुझे पूरी। तो ये पॉइंट समझ में आया।
कि और दूसरा भी देखते हैं। मान लो आपके पास कोई दूसरा एस्पेक्ट देखें, ठीक है, 1000 एप्पल्स थे, ठीक है, 1000 एप्पल हैं आपके पास, ठीक है, 1000 एप्पल्स हैं, 1000 एप्पल्स हैं, और वो बोले कि इसमें से 20% खराब हो गए, ठीक है, 20% 800 बच गए। बोले इनमें से 70% खराब हो गए, 300 बच गए। बोले कि 100% खराब हो गए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जीरो है, ठीक है, जीरो हो गया। अब इस पे हम ये बोलें कि 200% खराब हो गया, तो वो उसका मतलब क्या है, उसका सेंस क्या है, अभी उसका सेंस जीरो ही है। ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर है। तो इससे नीचे का जो परसेंटेज लॉस है, ठीक है, कमर्शियल मैथ में वो जीरो ही मानते हैं अपना, ठीक है। बाकी इस पे यदि वो नेगेटिव एस्पेक्ट में बात करेगा ना, वो बात करना चाहेगा नेगेटिव एस्पेक्ट में, वो तो क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन करके जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो बात ही नहीं करेगा। तो एक तो पॉइंट था ये। फिर अपन देखते हैं डिक्रीज बाई और डिक्रीज टू, दो टर्मिनोलॉजी हैं। x इज डिक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है ना, डिक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है ना। x को 10% से घटा दिया, इसका मतलब x के पास अभी कितना है 100, और उसको 10% से घटा दिया, तो 10% कम कर दो, अब कितना हो जाएगा वो 90 या 0.9x। ये समझ में आ गया, ये एक कॉमन लैंग्वेज है। अब वो क्या कंफ्यूज करने के लिए कई बार टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, x इज डिक्रीज्ड टू 10%, ठीक है, डिक्रीज्ड टू 10%। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि हम उसको डिक्रीज करते गए कहां तक, 10% तक हम x को कम करते गए और कहां पे ले जाके छोड़ा, 10% पे, क्लियर है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, 0.1x। ये पहले 100 था और हमने इसको कम ही करते गए, घटाते गए और कहां तक ले गए, 10 तक पहुंच गए, क्लियर है। तो यदि वो बोलता है डिक्रीज्ड टू 10%, तो 0.1, डिक्रीज्ड बाई 10%, तो 0.9, क्लियर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब भी इस टाइप से लैंग्वेज में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको एक बार इंग्लिश वर्जन जरूर देखना है, क्योंकि हिंदी में इनको सही से ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लियर है। तो अब वो ये भी बोल सकता है कि डिक्रीज्ड बाई 30%, डिक्रीज्ड बाई 30%, इसका मतलब 30% से कम कर दिया, तो कितना हो गया, 0.7x। डिक्रीज्ड टू 30%, ठीक है ना, ये तो है बाई और ये है टू, डिक्रीज्ड टू 30%, यानी 30% तक घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3x। ये परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज क्लियर हो गए। चलो आगे देखते हैं।